हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आई होप सो सब ठीक ठाक होगा। चलिए क्लास स्टार्ट करेंगे आज की। बच्चे, अपना टॉपिक चल रहा है कौन सा? इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट। टॉपिक तो खत्म कर लिए थे हमने लास्ट क्लास में। अब जो क्वेश्चंस बचे हुए हैं वो हम डिस्कस करेंगे। और सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन जो बचे हुए हैं इंटरनेशनल कैपिटल बजटिंग के। तो सबसे पहले हम इंटरनेशनल कैपिटल बजटिंग के जो 3 क्वेश्चंस बचे हुए हैं, आइए पहले हम उनको स्टार्ट करते हैं। दे आर द क्वेश्चंस फ्रॉम द स्टडी मटेरियल। तो मुझे पता नहीं कि ये डायरेक्ट आ सकते हैं कि नहीं, बिकॉज थोड़े बड़े क्वेश्चंस हैं। आ भी सकते हैं, कोई इतने बड़े भी नहीं हैं, सीए फाइनल लेवल के हैं। बाकी कैपिटल बजटिंग में, इंटरनेशनल कैपिटल बजटिंग में हमने काफ़ी सारे पॉइंट्स सीख लिए थे जब हमने नॉर्मल क्वेश्चंस किए थे। ये 3 क्वेश्चंस को मैं हमेशा स्पेशल कैटेगरी में रखता हूं। आइए इन 3 क्वेश्चंस की अब हम चर्चा करते हैं। तो सीधा किताब के ऊपर हम लोग चलते हैं। चलिए जी। बाकी सारा चैप्टर तो हो गया है, फॉरेन एक्सचेंज, सिर्फ ये कुछ क्वेश्चंस बाकी हैं। आइए जी, क्वेश्चन नंबर 203 पे आ जाइए। तो दीज आर द क्वेश्चंस फ्रॉम द स्टडी मटेरियल। तो ये डिस्कस करने जरूरी हैं, इनमें पॉइंट्स भी हैं अच्छे अच्छे। हो सकता है डायरेक्ट ना आए तो इनमें से ढूंढ के कुछ पॉइंट्स आ सकते हैं, या ये क्वेश्चंस डायरेक्ट भी आ सकते हैं। कोई इतने भी बड़े नहीं हैं, हम सीए फाइनल में हैं, यहां नहीं पूछेंगे तो फिर कहां पूछेंगे, ठीक है ना। रादर जो क्वेश्चंस हमने इंटरनेशनल कैपिटल बजटिंग के पहले किए हैं वो तो बड़े बच्चों वाले क्वेश्चंस थे, नहीं। इंटरनेशनल कैपिटल बजटिंग के सही क्वेश्चंस तो यही हैं। इस तरह के क्वेश्चंस ही सीए फाइनल में आने चाहिए। वो तो बड़े बच्चों वाले सम थे जो हमने ऑलरेडी कर रखे होते हैं क्लासेस में, पर अभी तक आए नहीं है। अब मुझे लगता है कि आगे इनके आने की संभावना है, बिकॉज जिस तरह से पेपर सेट किए जा रहे हैं किसी तरह का लिहाज नहीं हो रहा, ठीक है ना। बेटर है हम इनको अच्छे से डिस्कस कर लें। नो डाउट इस बार न्यू कोर्स का पेपर इजी था, पर ओल्ड कोर्स का पेपर इजी नहीं था, वो बढ़िया पेपर था। तो अगर उस लेवल का पेपर आता है तो फिर इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। आइए टाइम वेस्ट ना करते हुए हम सीधा क्वेश्चन नंबर 203 पे चलते हैं। तो बड़े बड़े क्वेश्चंस हैं, पेशेंस मार के आराम से करेंगे, ठीक है। पढ़िए जी। कैप बच के सम वैसे ही बड़े होते हैं, ठीक है ना। कैप बजटिंग का सम अगर पेपर में आता है तो मान के चलो कि थोड़ा बड़ा तो आएगा ही आएगा। पढ़िए। Perfect Incorporated, a US-based pharmaceutical company, has received an offer from AIDScure Limited, a company engaged in manufacturing of drugs to cure dengue, to set up a manufacturing unit in Baddi, Himachal Pradesh, India, in a joint venture. बच्चे, परफेक्ट इनकॉर्पोरेटिव है, साथ साथ सवाल को समझेंगे। परफेक्ट इनकॉर्पोरेटिव है, कहां बेस्ड है? यूएस बेस्ड कंपनी है। तो उसके पास एक ऑफर आया है इंडियन कंपनी से, एड्सक्योर लिमिटेड से, कि आइए जॉइंट वेंचर में एक दवाई बनाते हैं। चलो, एज पर द जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट, परफेक्ट इनकॉर्पोरेटिव विल रिसीव 50% शेयर ऑफ रेवेन्यू प्लस अ रॉयल्टी एट $0.01 पर बॉटल। अब जब जॉइंट वेंचर है तो कुछ हिस्सा इंडियन कंपनी का होगा, कुछ यूएस कंपनी का होगा। तो यूएस कंपनी को जितने भी टोटल रेवेन्यू होंगे, यूएस कंपनी उसका 55% रिसीव करेगी, प्लस यूएस कंपनी को रॉयल्टी मिलेगी। तो पक्की बात है अपना कॉपीराइट शेयर कर रहा होगा या अपना पेटेंट शेयर कर रहा होगा, जिसके कारण उसको रॉयल्टी मिलेगी $0.01 पर बॉटल की। क्लियर है। इनिशियल इन्वेस्टमेंट विल बी रुपीज, ये सारा डाटा रुपीज में है। कारण प्रोजेक्ट कहां लगेगा? इंडिया में लगेगा ना, लिखा हुआ है मैन्युफैक्चरिंग टू सेटअप अ यूनिट इन बद्दी, हिमाचल प्रदेश। जो भी कैश फ्लोज दिए होंगे वो इंडियन करेंसी रुपीज में दिए होंगे। परफेक्ट इनकॉर्पोरेटिव कहां बैठा है? यूएस में बैठा है, तो उसके लिए तो ये फॉरेन करेंसी है ना। उल्टा सवाल है, ज्यादातर हम इंडिया में बैठे होते हैं, हम बाहर इन्वेस्ट करते हैं तो बाहर की करेंसी हमारे लिए फॉरेन होती है। पर इस क्वेश्चन में परफेक्ट इनकॉर्पोरेटिव बाहर बैठा है, इंडियन करेंसी उसकी फॉरेन करेंसी है। द इनिशियल इन्वेस्टमेंट विल बी 200 करोड़ फॉर मशीनरी and the factory. The scrap value of the machinery and factory is estimated at the end of 5 year be ₹5 करोड़। तो सबके आगे रुपीज लिखते चले जाइएगा। इनिशियल इन्वेस्टमेंट 200 करोड़ है, कैपिटल आउटफ्लो स्क्रैप 5 करोड़ है। The machinery is depreciable at 20% on the value
नेट ऑफ सैल्वेज वैल्यू यूजिंग स्ट्रेट लाइन मेथड। तो हमें पता ही है स्ट्रेट लाइन मेथड में सैल्वेज वैल्यू माइनस होती है। एन इनिशियल वर्किंग कैपिटल टू द ट्यून ऑफ ₹50 करोड़ शैल बी रिक्वायर्ड एंड देयर आफ्टर 5 करोड़ ईच ईयर। तो साल के शुरू में 50-50 करोड़ की वर्किंग कैपिटल चाहिए और फिर हर साल 5-5 करोड़ की। और आपको पता है वर्किंग कैपिटल शुरू में आउटफ्लो होता है और लास्ट में ये सारी वर्किंग कैपिटल का इनफ्लो आ जाएगा। तो यहां तक का डेटा तो हर क्वेश्चन में ही होता है, इनिशियल आउटफ्लोज दिए हुए हैं। आगे, एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डायरेक्शंस इट इज एस्टिमेटेड दैट द प्राइस पर बॉटल विल बी ₹7.50। सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 7.50 एंड प्रोडक्शन विल बी 24 करोड़ बोटल्स पर एनम। 5 साल का सवाल है क्योंकि मशीन की लाइफ 5 साल दी हुई है, तो हर साल 24 करोड़ बॉटल्स बनेंगे और आपका सेलिंग प्राइस जो है वो ₹7.5 तय हो चुका है। अब ये ध्यान लाइन को अंडरलाइन करना। द प्राइस इन एडिशन टू इन्फ्लेशन ऑफ रिस्पेक्टिव ईयर्स शैल बी इंक्रीज्ड बाय ₹1 ईच। दोबारा, द प्राइस इन एडिशन टू इन्फ्लेशन ऑफ रिस्पेक्टिव ईयर्स शैल बी इंक्रीज्ड बाय ₹1 ईच। बच्चे ₹7.5 का भाव है, हर साल ये भाव 1-1 रुपए से बढ़ेगा। ईयर 1 का 7.5 होगा बिकॉज प्राइस पर बॉटल विल बी 7.5। ईयर 1 का 7.5, ईयर 2 का 8.5, ईयर 3 का 9.5, ईयर 3 का 10.5, 11.5 एंड 12.5। बट इसके अलावा इस पे इन्फ्लेशन का इफेक्ट भी देना है, मतलब ये रियल टर्म्स में सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, हमने पढ़ा हुआ है कैपिटल बजटिंग विद इन्फ्लेशन, जब हमने नॉर्मल चैप्टर डिस्कस किया तो ये पढ़ा था। सो प्राइस इन एडिशन टू इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन के अलावा 1-1 रुपए हर साल बढ़ेगा, तो इसमें इन्फ्लेशन अभी अलग से ऐड होगा, इन्फ्लेशन रेट आगे वो दे देगा। द प्रोडक्शन कॉस्ट शैल बी 40% ऑफ रेवेन्यू। तो सेलिंग प्राइस इंटू 24 करोड़ बॉटल्स करोगे तो सेल्स आ जाएगा, उसका 40% आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट है, उसमें वेरिएबल कॉस्ट, कैश फिक्स्ड कॉस्ट सब कुछ कवर है। सो ये पैराग्राफ अच्छा था, इसमें सेलिंग प्राइस पे चर्चा करी गई। एप्लीकेबल टैक्स रेट इन इंडिया इज 30% एंड 35% इन यूएस। देयर इज ए डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड द यूएस। तो इसको अंडरलाइन कर लीजिए। वो कह रहा है इंडिया में टैक्स रेट 30% है, यूएस में 35% है और इंडिया और यूएस के बीच में डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट है। तो इसका क्या मतलब है? परफेक्ट इनकॉर्पोरेटिव जब इंडिया से कुछ कमाएगा तो यहां पे 30% टैक्स देगा, जब वो 55% के रेट के हिसाब से यूएस में वापस लेके जाएगा, जब वो यूएस में 55% के रेट के हिसाब से वापस लेके जाएगा तो वहां भी तो टैक्स लगेगा। पर डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट कहता है जो टैक्स आप इंडिया में देके आए हो वो माइनस हो जाएगा। आप टैक्स में पढ़ते हो विच एवर इज हायर टैक्स लगता है, पर करेक्ट तरीका होता है कि इंडिया का 30% टैक्स आप पे कर दो, यूएस का 35% कैलकुलेट कर लो, 30% माइनस कर दो तो यूएस का टैक्स आपका निकल आएगा। ये मीनिंग होता है डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट का। अगर डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट डीटीए नहीं है, डीटीएए नहीं है तो दोनों जगह पूरा टैक्स लगेगा। ठीक है। अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट टैक्स क्रेडिट शैल बी गिवन इन यूएस फॉर द टैक्स पेड इन इंडिया। देखो मैं चला रहा था, क्वेश्चन में ये बात लिखी हुई है कि जो भी आप इंडिया में टैक्स पे करके आओगे यूएस में उसका आपको टैक्स का क्रेडिट मिल जाएगा। इन बोथ द कंट्रीज, ये लाइन हमने सीए इंटर के क्वेश्चंस में आती है। टैक्सेस शैल बी पेड इन द फॉलोइंग ईयर इन विच द प्रॉफिट हैज अरिजन। सो पहले साल का प्रॉफिट पे टैक्स लगेगा दूसरे साल के प्रॉफिट पे टैक्स लगेगा तीसरे साल। ये पॉइंट तो हमने सीए इंटर में भी किया हुआ है। इस तरह के क्वेश्चन सीए इंटर में भी हम करते हैं कि जहां टैक्स 1 साल आगे लगेगा। सो इससे कैलकुलेशन ही बढ़ती है बस, और तो कुछ नहीं है। सो कैलकुलेट इसी साल, पहले साल के प्रॉफिट पे टैक्स कैलकुलेट करो, बट पे जो करना है वो अगले साल ही करना है। ओके, कोई खास बात नहीं है। स्पॉट रेट ऑफ डॉलर इज ₹57। अब ये देखो, इन्फ्लेशन इन इंडिया इज 6%। सो इन्फ्लेशन अभी चल रहा है कितना? 6%। एक्सपेक्टेड टू डिक्रीज बाय 0.5% एवरी ईयर। तो ये थोड़ा सा लाइन क्लैरिटी से नहीं लिखी गई कि क्या ये 6% Y0 का है कि Y1 का है, बिकॉज हमें तो कैलकुलेशन पहले साल के कैश फ्लोज निकालने पड़ेंगे ना, CF80, FCFF पहले साल के निकालने पड़ेंगे।
तो ये क्लैरिटी से नहीं लिखा गया कि 6% Y0 का है कि Y1 का है। तो जहां क्लैरिटी नहीं है वहां इंस्टीट्यूट हमारा भगवान है, तो जो इंस्टीट्यूट करेगा वो हम करेंगे। ठीक है, तो ये क्लैरिटी से लिखा होना चाहिए कि जो टैक्स लग रहा है, जो इन्फ्लेशन रेट है वो 6% कब का है। 0.5% हर साल घटेगा, ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर 6% भी तो बताओ ना कब का है, वो क्लैरिटी से नहीं लिखा हुआ। एंड 5% इन यूएस। एज पर द पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ओनली 50% ऑफ द शेयर कैन बी रिमिटेड in the year in which they are earned and remaining in the following year. So ये तो हमारे नॉर्मल क्वेश्चंस जो इस चैप्टर में हमने पहले भी किए हैं, वहां भी ये पॉइंट आया हुआ है कि 50% जो भी उसका हिस्सा है उसका 50% अभी रिपैट्रिएट हो जाएगा और बाकी अगले साल। कई बार होता है कि बाकी लास्ट में रिपैट्रिएट होगा, ऐसा नहीं है। 50% शेयर कैन बी रिमिटेड इन द ईयर इन विच दे आर अर्नड एंड रिमेनिंग इन द फॉलोइंग ईयर। ओके, though WACC of perfect incorporative is 13%, but due to risky nature of project, it expects a return of 15%. So RADR, risk adjusted discount rate, वो कह रहा है उसका WACC तो 13 है, पर इस इंडिया का प्रोजेक्ट है तो ज्यादा रिस्की है, तो डिस्काउंट रेट 15% है। सो डिस्काउंट रेट को लेके तो क्वेश्चन बहुत फ्लैट है, कुछ भी नहीं करना है। डिटर्मिन वेदर परफेक्ट इनकॉर्पोरेटिव शुड इन्वेस्ट इन द प्रोजेक्ट और नॉट फ्रॉम सब्सिडरी पॉइंट ऑफ व्यू। सो जो इंडिया में खोल रहा है उसकी सब्सिडरी है ना, बिकॉज उसका जॉइंट वेंचर में 55% हिस्सा है। वो कह रहा है बताओ कि परफेक्ट इनकॉर्पोरेटिव के पॉइंट ऑफ व्यू से ये प्रोजेक्ट करने लायक है या नहीं है। सो कोई बहुत ज्यादा डेटा नहीं है सवाल में, पर छोटे छोटे मतलब खींच चढ़ाने वाले पॉइंट, जिसको पंजाबी में कहते हैं खींच चढ़ाने वाले पॉइंट हैं। जैसे इन्फ्लेशन हर साल चेंज हो रहा है, टैक्स एक साल का अगले साल पे होगा, फिर आप 50% ही रिपैट्रिएट कर सकते हैं, बाकी आप अगले साल कर सकते हैं, तो इससे आपकी कैलकुलेशन बढ़ जाती है। अदरवाइज तो क्या करना है, कैपिटल बजटिंग के सवाल में क्या करना होता है, कैश फ्लोज निकालने होते हैं, CFAT FCFF निकालने होते हैं। FCFF भी बोल सकते हैं, CFAT भी बोल सकते हैं ना, सी इंटर में हम लोग CFAT बोलते हैं। सो कैसे निकालते हैं, एक कैश आउटफ्लो है, कैश इनफ्लो। आइए जरा एनालाइज करते हैं। कैश आउटफ्लो में क्या क्या है, एक इनिशियल आउटफ्लो है कितने का, 200 करोड़ का। अच्छा, सारा सम पहले रुपीज में करना पड़ेगा क्योंकि फॉरेन करेंसी अप्रोच लगेगी ना, क्योंकि सारे कैश फ्लोज आपके फॉरेन करेंसी में गिवन है, तो हम होम करेंसी अप्रोच से इसको नहीं करेंगे, हम फॉरेन करेंसी अप्रोच से करेंगे। सो पहले सारे कैश फ्लोज आप फॉरेन करेंसी में निकालेंगे। उसके लिए इनिशियल इन्वेस्टमेंट 200 करोड़ की दी हुई है, ठीक है ना। ये अब ये नहीं बताया कि ये परफेक्ट इनकॉर्पोरेटिव का हिस्सा है कि टोटल है, क्योंकि परफेक्ट इनकॉर्पोरेटिव को 55% रेवेन्यू मिलना है, तो पक्की बात है वो इन्वेस्टमेंट भी पूरी नहीं करेगा। सो जो भी दिया हुआ है मान के चलूंगा ये परफेक्ट इनकॉर्पोरेटिव का ही हिस्सा है। जो भी दिया है मान के चलूंगा ये 200 करोड़ परफेक्ट इनकॉर्पोरेटिव लगा रहा है, बिकॉज ये भी तो हो सकता है ना 200 करोड़ दोनों मिलके लगा रहे हैं, बिकॉज उसका एक इंडियन वेंचरर भी तो है ना, पार्टनर जो है उसका, वो भी तो कुछ लगा रहा होगा, पर ऐसा कुछ नहीं बताया। क्वेश्चन में सीधा लिखा है इनिशियल इन्वेस्टमेंट विल बी 200 करोड़ फॉर मशीनरी एंड फैक्ट्री। क्योंकि अगर ये 55% हिस्सा है तो बच्चे फिर डेप्रिसिएशन भी उसी अकॉर्डिंगली कैलकुलेट होगी, पर ऐसा कुछ नहीं लिखा। मैं मान के चलूंगा कि 200 करोड़ सारा इसने लगाया है। सो इनिशियल इन्वेस्टमेंट 200 करोड़, उसके बाद एक आउटफ्लो है, वर्किंग कैपिटल आउटफ्लो है, शुरू में 50 करोड़ और फिर हर साल 5-5 करोड़। सो Y0 पे 50 करोड़, Y1 पे 5, Y2 पे 5, Y3 पे 5, Y4 पे 5 और Y5 पे पूरा 70 करोड़ का इनफ्लो, बिकॉज लास्ट ईयर में कभी वर्किंग कैपिटल लगता नहीं है, लास्ट ईयर में वर्किंग कैपिटल हमेशा इनफ्लो आता है। सो आउटफ्लो तो 2 ही दिए हुए हैं, आउटफ्लो तो 2 ही दिए हुए हैं। उसके बाद हमें CFAT FCFF निकालना है, FCFF निकालना है, फ्री कैश फ्लो टू द फर्म निकालना है। कैसे निकालते हैं, सबसे पहले आपको सेलिंग प्राइस निकालना पड़ेगा। सेलिंग प्राइस है 7.5 रुपए और मैंने कहा था ये विल भी लिखा है, सो मान के चलेंगे Y1 का 7.5, Y2 का 8.5 और इसके अंदर इन्फ्लेशन ऐड करना पड़ेगा, और इन्फ्लेशन हर साल का अलग अलग है। इन्फ्लेशन इन इंडिया 6% लिख रहा है, तो मान के चलूंगा कि पहला वो 6% ही लगाएगा, Y1 का 6% ही लगाएगा, बिकॉज इंस्टीट्यूट ने ऐसा ही किया। लेट मी चेक एक बार फिर से, हाँ इंस्टीट्यूट ने यही किया है, उन्होंने Y1 का 6% मांगा है, पर ये दिक्कत है सवाल में, ये लिखा हुआ क्लैरिटी से नहीं है। तो Y1 का 6% इन्फ्लेशन, हर साल इन्फ्लेशन 0.5 से कम हो रहा है, तो सेलिंग प्राइस में इन्फ्लेशन लगा के सेलिंग प्राइस निकाल के माइनस प्रोडक्शन कॉस्ट करके कंट्रीब्यूशन आ गया, या EBIT आ गया, आप EBIT समझ सकते हो, सीधा EBIT आ गया, इंटू 24 करोड़ करके टोटल EBIT आ गया, माइनस डेप्रिसिएशन, फिर टैक्स का कैलकुलेशन हो जाएगा,
ठीक है। और फिर अगले साल जो भी आपके कैश फ्लो है माइनस टैक्स एक एक साल के लैग के साथ, तो ये फ्री कैश फ्लो आ गए, ठीक है ना। फिर फ्री कैश फ्लोज का 50% इस साल, 50% अगले साल, वो अलग से निकाल के फिर उसकी प्रेजेंट वैल्यू करनी है। बस काम इतना ही है, पर बहुत छोटी छोटी वर्किंग है। और वंस फ्री कैश फ्लोज आर कैलकुलेटेड इन रुपीज, आंसर बच्चे डॉलर में निकालना है। समझिए इस बात को, आंसर डॉलर में निकालना है। अच्छा रॉयल्टी भी तो है ना, रॉयल्टी भी तो है, कितनी, 0.01 डॉलर पर बॉटल, है ना। यस, रॉयल्टी है $0.01 पर बॉटल। तो ये रॉयल्टी पहले डॉलर में निकाल के उसको रुपी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और उसके लिए एक्सचेंज रेट कैलकुलेट करने पड़ेंगे। स्पॉट रेट दिया हुआ है 57, एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट इन्फ्लेशन के रेट से निकलेगा। पीपीपी, परचेजिंग पावर पैरिटी लगा के एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट सम निकाल लेंगे। तो रॉयल्टी रुपीज में निकाल के सारा ऐड उड करके फ्री कैश फ्लोज निकाल के 50% इस साल 50% अगले साल करके आंसर नहीं आया, क्योंकि आंसर तो डॉलर में निकालना है। फिर उन सारे कैश फ्लोज को डॉलर में कन्वर्ट किया जाएगा यूजिंग द एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट, और तब जाके आंसर आएगा कि बताओ हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। क्योंकि परफेक्ट इन कॉर्पोरेटिव कहां बैठा है, यूएस में बैठा है, तो आंसर किस में निकालना पड़ेगा, डॉलर्स के अंदर ही निकालना पड़ेगा। क्लियर हो गई बात, समझ आ गया। सो पंगे वाला सवाल है, वर्किंग सवाल मुश्किल नहीं है, वर्किंग बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा वर्किंग है। सो कुछ बातें समझ में आई होंगी, कुछ नहीं समझ में आई होंगी, वो सारी बातें अब हम क्वेश्चंस के जरिए आपको समझाएंगे। तो सारी वर्किंग ही बनेगी जी। लास्ट में हम अपना फॉर्मेट बनाएंगे, क्योंकि पहले मैं कैश फ्लोज कैलकुलेट करूंगा फॉरेन करेंसी में। 2 अप्रोच हम लोग पढ़ते हैं, होम करेंसी अप्रोच, फॉरेन करेंसी अप्रोच। इस सवाल में पहले हम सारे कैश फ्लोज फॉरेन करेंसी में निकाल के उसको होम करेंसी में कन्वर्ट करके फिर आंसर निकालेंगे। बिकॉज एक्सचेंज रेट आपको दिए हुए हैं, तो आप आराम से इसको होम करेंसी अप्रोच से कर सकते हैं कि कैश फ्लोज भी होम करेंसी में, डिस्काउंट रेट भी होम करेंसी में, और आप अपनी एनपीवी निकाल लीजिए। पर उसके लिए पहले कैश फ्लोज कैलकुलेट करने हैं, जो हम यूजुअल सम करते हैं कैपिटल बजटिंग के। जितने भी हम यूजुअल सम करते हैं कैपिटल बजटिंग के, खास करके इंटरनेशनल कैपिटल बजटिंग के, वहां आपको कैश फ्लोज निकालने नहीं पड़ते। एक आधा क्वेश्चन हमने क्लास में किया है जहां कैश फ्लोज निकालने पड़ते हैं, नहीं तो कैश फ्लोज दिया होता है, आपको सिर्फ एक्सचेंज रेट चला के उसको होम करेंसी में कन्वर्ट ही करना होता है। पर यहां कैश फ्लोज फॉरेन करेंसी में पहले कैलकुलेट करने पड़ेंगे, फिर उसको होम करेंसी में कन्वर्ट करेंगे। क्लियर है। सो पंगा इंटरनेशनल कैपिटल बजटिंग का नहीं है, पंगा कैपिटल बजटिंग का है। कैपिटल बजटिंग में जो कैश फ्लोज कैलकुलेशन है वो पढ़ने लायक चीज होती है। चलिए जी, सो बहुत सारे वर्किंग नोट्स सवाल के अंदर बनने वाले हैं, धीरे धीरे हम लोग सीखते चले जाएंगे। सो क्वेश्चन नंबर 201। तो सबसे पहला काम है कि इनिशियल आउटफ्लो निकाल लें। इनिशियल आउटफ्लो तो दिया ही हुआ है ना, उसका तो क्या निकालना है, क्योंकि अभी मैं रुपीज में पहले कैश फ्लोज कैलकुलेट करूंगा, बाद में मैं उसको एक्सचेंज रेट लगा के कन्वर्ट करूंगा। तो पहले एक्सचेंज रेट लगाते हैं, निकालते हैं, और उसके लिए पहले इन्फ्लेशन रेट्स चाहिए हर साल के। सो आइए जी, कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट। सो सारे वर्किंग नोट्स ही हैं, लास्ट में एक वो अपना फॉर्मेट बनाएंगे कैपिटल बजटिंग वाला, और एनपीवी निकाल देंगे। तो सबसे पहले हम एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट्स निकालेंगे। कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट्स। सो 5 साल का क्वेश्चन करना है। सो 5 साल के आपको एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट्स या एक्सचेंज रेट्स भी कह सकते हो, 5 साल के आपको एक्सचेंज रेट्स निकालने पड़ेंगे। ठीक है जी। छह साल के चाहिए ना, क्योंकि टैक्स 1 साल आगे पे होना है, 50% कैश फ्लोज नेक्स्ट ईयर होने हैं, तो 6 साल निकालने पड़ेंगे। सो Y1 इन्फ्लेशन रेट इन इंडिया, इन्फ्लेशन रेट इन यूएस और एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट। सो Y1 का क्लैरिटी से लिखा नहीं था, सो अपने मान के चलेंगे कि पहले साल का इन्फ्लेशन रेट कितना होगा, 6%,
Y2 का अब ये 0.5% से कम होगा 5.5%, Y3 का 5%, Y4 का 4.5%, Y5 का 4% और Y6 का 3.5%। ठीक है जी। यूएस का इन्फ्लेशन रेट दिया हुआ था, परचेजिंग पावर पैरिटी लगाएंगे। यूएस का इन्फ्लेशन रेट कितना था हर साल का 5%। सो यूएस के इन्फ्लेशन रेट में कोई पंगा नहीं है। हर साल का इन्फ्लेशन कितना दिया, क्योंकि बच्चे एक्सचेंज रेट निकाले बिना तो बात बनेगी नहीं ना। और वैसे भी हमें इन्फ्लेशन के रेट्स चाहिए, बिकॉज हमें सेलिंग प्राइस ढूंढना है। हमें क्या क्या ढूंढना है? हमें इन्फ्लेशन रेट ढूंढना है, हमें एक्सचेंज रेट ढूंढने हैं, हमें सेलिंग प्राइस ढूंढना है, हमें रॉयल्टी ढूंढनी है, हमें टैक्स ढूंढना है, फिर जाके फ्री कैश फ्लो ढूंढना है, फिर उसका 50-50% करना है। ये सब चीजें आपको ढूंढनी है, मतलब कुछ भी नहीं दिया हुआ, सब कुछ ढूंढना है। आइए जी। सो स्पॉट रेट कितना है 57, तो इंटू 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट इन प्राइस करेंसी, तो प्राइस करेंसी रुपी है, डिवाइडेड बाय 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट इन बेस करेंसी। सो 57 इंटू 1.06 डिवाइडेड बाय 1.05, तो ये सारे रुपीज में है, तो मैं बार बार रुपीज नहीं लिखूंगा। 57.54 इंटू 1.055 डिवाइड बाय 1.05, 57.81 इंटू 1.05 डिवाइड बाय 1.05, तो ये तो सेम ही आ जाएगा 57.81 इंटू 1.045 डिवाइडेड बाय 1.05, 57.81 इंटू 1.045 डिवाइडेड बाय 1.05, 57.53 इंटू 1.04 डिवाइडेड बाय 1.05, 1.04 डिवाइडेड बाय 1.05, 56.98। अब ये रेट कम होना शुरू हो गया ना, बिकॉज इंडिया का इन्फ्लेशन रेट गिर रहा है। 56.98 देन 56.98 इंटू 1.035 डिवाइडेड बाय 1.05 इंटू 1.035 डिवाइडेड बाय 1.05, 56.17। लो जी। सो 6 तरह के एक्सचेंज रेट्स जो हैं वो हमने ढूंढ लिए हैं। मैं चेक कर रहा हूं कि कोई गलती ना हो, क्योंकि दोबारा करने की हिम्मत बचेगी नहीं। ठीक है जी। सो ये आ गया जी आपका पहला वर्किंग नोट। इन्फ्लेशन रेट्स भी पता लग गए, एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट भी पता लग गए। वर्किंग नोट नंबर 2, अब हम सेलिंग प्राइस ढूंढ लें या सेल ही ढूंढ लेते हैं, ठीक है ना। कैलकुलेशन ऑफ सेल्स। सो पहला काम है सेल्स ढूंढना। सो ईयर 1 2 3 4 5। सो सेलिंग प्राइस कितना दिया हुआ है? सेलिंग प्राइस पर बॉटल, दोबारा पढ़िए, क्वेश्चन में लिखा था एज पर GOI डायरेक्शंस इट इज एस्टिमेट दैट द प्राइस पर बॉटल विल बी 7.5 विल बी। तो इससे लग रहा है कि पहले साल का 7.5 होगा, पहले साल का 7.5 होगा और वो 1-1 रुपए से हर साल बढ़ेगा, वो 1-1 रुपए से हर साल बढ़ेगा, 10.5 और 11.5। अब क्वेश्चन कह रहा था दिस इज अपार्ट फ्रॉम इन्फ्लेशन, तो अब इस पे आपको इन्फ्लेशन भी लगाना पड़ेगा। तो इन्फ्लेशन रेट, सो पहले साल का इन्फ्लेशन 6%, देन 5.5%, देन 5%, देन 4.5% एंड देन 4%। ठीक है, तो ये ऊपर वाला रियल होगा, तो ये आ गया सेलिंग प्राइस इंक्लूडिंग इन्फ्लेशन, जिसको हम नॉमिनल सेलिंग प्राइस भी बोल सकते हैं। सो पहला कैसे निकलेगा? 7.5 इंटू 1.06, 7.5 इंटू 1.06, 7.95। दूसरा कैसे निकलना चाहिए? 8.5 इंटू 1.06 इंटू 1.055। बच्चे 2 साल का इन्फ्लेशन लगेगा ना, दूसरे साल के सेलिंग प्राइस पे
2 साल का इन्फ्लेशन लगेगा, वो 2 साल दूर है, सो 2 साल का इन्फ्लेशन। बट इंस्टीट्यूट कुछ तो करामात करता ही है, उन्होंने 1 ही साल का इन्फ्लेशन लिया है। ये सही नहीं है, ये सही नहीं है। पर जब तक स्टडी मटेरियल में अपडेट नहीं होता, हमारे लिए यही सही है। बिकॉज ये मेरा क्वेश्चन नहीं है कि मैं अपने हिसाब से करा दूं। सो ये गड़बड़ उन्होंने कर दी है। सो उन्होंने 8.5 इंटू 1.055 8.97 लिया हुआ है, जबकि करेक्ट आंसर इज नॉट 8.97। सो मैंने जानबूझ के लिख के कटवाया है कि बच्चे इन्फ्लेशन आज से 2 साल बाद के कैश फ्लोज हैं, तो उस पर 2 साल इन्फ्लेशन लगेगा। ये रियल टर्म्स में होते हैं, रियल टर्म्स में होते हैं, Y0 की टर्म्स में। ये सारे Y0 की टर्म्स में है। सो जो 2 साल बाद कैश फ्लो राइज होगा, उसमें 2 साल का इन्फ्लेशन होगा। बट मेरे हाथ में कुछ नहीं है। जो इन्होंने किया है मैंने एज इट इज आपके सामने किया है, पर मैंने सही बता दिया है। दूसरा, एक तरीका और भी है इसको करने का। क्वेश्चन में लिखा था कि हर साल सेलिंग प्राइस 1 रुपए से बढ़ेगा अपार्ट फ्रॉम इन्फ्लेशन। तो ये भी तो हो सकता है ना, 7.5 प्लस इन्फ्लेशन देन +1। सो ये 2 अप्रोचेस पॉसिबल हैं। और जहां समझ गए ना कि 7.5 को हमने पहले 1 रुपए बढ़ाया, फिर इन्फ्लेशन लगाया, तो पहले इन्फ्लेशन लगा के फिर भी तो 1 रुपए बढ़ा सकते हैं। सो जहां 2 अप्रोचेस आएंगे, वहां हमेशा इंस्टीट्यूट की अप्रोच को ही फॉलो किया जाएगा, और इंस्टीट्यूट ने यही किया है। ठीक है। सो ये टेक्निकली गलत है। 9.5 इंटू 1.05, 9.5 इंटू 1.05, सो 9.98। अब अगला मैं सीधा लिख रहा हूं, 10.5 इंटू 1.045, 10.97। ये सारा कुछ रुपीज में है। 11.5 इंटू 1.04, 11.96। अब यहां पे प्रोडक्शन भी लिख दें, बिकॉज टोटल सेल निकाल लेते हैं प्रोडक्शन यूनिट्स में। और हर साल कितने बॉटल्स बनाने हैं, सवाल में लिखा था 24 करोड़ बॉटल्स बनाने हैं, तो अपन करोड़ में ही करेंगे। हर साल 24 करोड़ बॉटल बनाने हैं, तो ये आ गई आपकी सेल्स करोड़ में। सो दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज ए इंटू बी। 7.95 इंटू 20 करोड़ 24, 190.8। ये सब कुछ रुपीज में है। 8.97 इंटू 24, 215.28। 9.98 इंटू 20 करोड़ 239.52। 10.97 इंटू 24, 263.28। 11.94 इंटू 24, 287.04। अब क्वेश्चन कह रहा था कि आपको इसका 55% मिलेगा। परफेक्ट इनकॉर्पोरेटिव विल रिसीव 55% शेयर ऑफ रेवेन्यू। सो शेयर इन रेवेन्यू, क्योंकि आपके लिए तो बच्चे आपका ही हिस्सा है ना 55%। आपके लिए टोटल हिस्सा थोड़ा ना रेलेवेंट है, ये तो टोटल सेल है। आपके हिस्से कितना आएगा 55%। सो इंटू 55%, 157.87। 190.8 इंटू 55%, 104.94। 215.28 इंटू 55%, 118.40। 239.52 इंटू 55%, 131.74। 263.28 इंटू 55%, 144.80। सो ये आपके काम की बात निकल आई। ये आपके पहला कैश फ्लो आपके हाथ में आ चुका है, आपका शेयर इन रेवेन्यू। सो 5-6 टोटल वर्किंग नोट्स हैं, तो ये पहला वर्किंग नोट आपके हिस्से आ चुका है। ओके, सो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये सिंपल सी बात आपको समझ में आ गई। 2 अप्रोचेस हैं, तो जहां 2 अप्रोचेस हैं वहां हम इंस्टीट्यूट की अप्रोच को ही फॉलो करेंगे। पहले 1 रुपए ऐड करेंगे। नो डाउट इन्फ्लेशन गलत किया गया है, सो वो गलत ही रहेगा, वो हम अभी कुछ नहीं कर सकते उसका। ठीक है, आइए जी वर्किंग नोट नंबर 3 में। अब रेवेन्यू में एक और रेवेन्यू है, रॉयल्टी। सो रॉयल्टी निकाल लें, कैलकुलेशन ऑफ रॉयल्टी, क्योंकि रॉयल्टी डॉलर्स में गिवन है।
तो उस पे एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट लगा के उसको रुपीज में बनाना पड़ेगा, बिकॉज सारे रेवेन्यू, सारे कैश फ्लोज हम पहले फॉरेन करेंसी में ढूंढेंगे, बाद में उसको होम करेंसी में कन्वर्ट करेंगे। रॉयल्टी 1 2 3 4 5, क्या लिखा था? रॉयल्टी कितनी है? $0.01। सो प्रोडक्शन यूनिट्स में 24 करोड़, 24 करोड़, तो सारा सम करोड़ में ही चल रहा है, ठीक है। रॉयल्टी $0.01, तो यहां एक ही बार डॉलर लिख देते हैं, बार बार लिखने की बजाय। रॉयल्टी पर यूनिट 0.01, 0.01, 0.01, 0.01। सो टोटल रॉयल्टी डॉलर्स में और करोड़ में 24 इंटू 0.01, 0.24 करोड़, 0.24 करोड़। पूरा सवाल करोड़ में करेंगे, 0.24 करोड़। अब इस पे एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट लगा के इसको हम कन्वर्ट करेंगे। सो पहले साल का रेट 57.54, ये बार बार ऊपर नीचे करना पड़ेगा। दूसरा 57.81, 57.81, 57.81, 57.81, 57.53, 56.98, 57.53, 56.98। सो आइए जी, हम निकाल चुके हैं रॉयल्टी इन रुपीज करोड़ में। सो 0.24 इंटू 57.54, 13.81, 0.24 इंटू 57.81, 13.87, 0.24 इंटू 57.81, सेम ही आएगा ये तो, 13.87, 0.24 इंटू 57.53, 13.81, 0.24 इंटू 56.98, 13.68। सो लो जी, सो ये आ चुकी है आपकी रॉयल्टी। क्लियर है? अब अगला काम है टैक्स निकालना पड़ेगा। वैसे तो इसके बाद मैं सीधा कैश फ्लोज निकाल सकता था, CFAT और FCFF में निकाल सकता था इसके बाद सीधा, बिकॉज सेल आ चुका है प्लस रॉयल्टी माइनस प्रोडक्शन कॉस्ट, ठीक है ना। सो ये आपका EBIT आ गया। EBIT में से डेप्रिसिएशन माइनस करिए, टैक्स माइनस करिए, डेप्रिसिएशन प्लस करिए, तो आपका सीधा फ्री कैश फ्लोज इन रुपीज निकल आते। बट समस्या ये है कि टैक्स 1 साल आगे पे होगा, टैक्स 1 साल आगे पे होगा, और क्योंकि टैक्स 1 साल आगे पे होगा इसलिए वैसे हम कर सकते हैं, निकाल के हम अगले साल में खिसका ही सकते हैं। सो और फिर सीधा हम फ्री कैश फ्लोज निकालते हैं। वर्किंग नोट नंबर 4, कैलकुलेशन ऑफ फ्री कैश फ्लोज, और CA इंटर की भाषा में CFAT। सो 6 साल का आपको बनाना पड़ेगा, बिकॉज टैक्स आपका 1 साल आगे पे होना है। सो ये ध्यान रखिएगा। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और 6। तो सबसे पहले A, शेयर इन सेल्स, शेयर इन सेल्स। सो ये वाला आएगा 190.8, 215.28, 190.8, 215.28, 239.52, 239.52, 263.28, 263.28 और 287.04। ठीक है। बी, शेयर इन रॉयल्टी, ये भी आपकी इनकम है, रादर शेयर इन रॉयल्टी नहीं, रॉयल्टी इनकम। बच्चे सेल सारी आपकी नहीं है ना, आपके लिए तो जो आपका हिस्सा है वही आपके लिए रेलेवेंट है। 13.81, 13.87, 13.87, 13.81, 13.68। सो दिस इज रुपीज इन करोड्स। अब इसमें से प्रोडक्शन कॉस्ट आपको माइनस करनी पड़ेगी,
है ना। प्रोडक्शन कॉस्ट, क्वेश्चन में लिखा था प्रोडक्शन कॉस्ट है 40% ऑफ रेवेन्यू, तो 40% ऑफ ए, है ना। टोटल रेवेन्यू थोड़ा लोगे आप, तो अपना हिस्सा ही लोगे। 190.8 इंटू 40%, 76.32। मैंने गड़बड़ कर दी, टोटल सेल लिख दी, माय गॉड। शेयर इन सेल लिखना था, बोला भी है शेयर इन सेल लिखना है, लिख भी टोटल सेल दी। 104.94, 118.40, 131.74, 144.8 और 157.87। आइए जी, अब प्रोडक्शन कॉस्ट निकालिए। 104.94 का 40%, 41.98, ठीक है। 118.4 का 40%, 47.36। 131.74 का 40%, 52.70। 144.8 का 40%, 57.92। 157.87 का 40%, 63.15। ठीक है जी, बिल्कुल सर। ये आ गया बच्चे आपका EBIT या अबिडा, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट डेप्रिसिएशन टैक्सेस एंड अमोर्टाइजेशन, तो A प्लस B माइनस C। आइए जी, 104.94 प्लस 13.81 माइनस 41.98, 76.77। 84.91, 92.91, 100.69, 108.40। लो जी, अब इस पे लगेगी क्या, डेप्रिसिएशन। और डेप्रिसिएशन इसमें बहुत इजी है। आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना था, 200 करोड़ का। स्क्रैप कितनी थी आपकी, 5 करोड़ की, और 5 साल लाइफ है। स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन है। मतलब इतने अच्छे सवाल बनाते हैं और डेप्रिसिएशन फिर स्ट्रेट लाइन दे देते हैं। अच्छा है, हमारे फायदा ही है। सो 39 करोड़। सो ये आ गया आपके कैश फ्लो बिफोर टैक्सेस, D माइनस E। 76.77 माइनस 39, 37, 45.91, 53.91, 61.69 और 69.40। अब बच्चे इसके ऊपर निकालना है टैक्स, पर टैक्स अगले साल पे होगा जी। टैक्स इंडिया का रेट लगेगा, इंडिया का एट द रेट ऑफ 30%। पर ध्यान रखना, टैक्स कैलकुलेट तो इस साल होगा पर लगेगा अगले साल। ठीक है, ओके सर। 37.77 का 30% है ना इंडिया में, यस। 11.33 पर यहां से माइनस होगा, तो ये मैं आपके लिए तीर बना देता हूं, ये इस प्रॉफिट के ऊपर है। समझ गए ना, एक साल बाद पे होना है। 45.91 इंटू 30%, 13.77। 53.91 इंटू 30%, 16.17। 61.69 इंटू 30%, 18.51। 69.40
इंटू 30%, 20.82। क्लियर है? तो ये माइनस करके निकालिए, 37.77, 34.58। यहाँ ऐसे करने की क्या जरूरत है? आपको याद है ना, हम तो शॉर्टकट से सीधा ही फ्री कैश फ्लोज निकाल देते होते हैं। FCFF कैसे? अब इड्डा आपने निकाल रखा है तो D माइनस जी, कहाँ पहले टैक्स माइनस करोगे फिर डेप्रिसिएशन ऐड करोगे, हम तो सीधा ही निकालते हैं। तो ये सीधा ही आ जाएगा 76.77, 84.91 माइनस 11.33, 73.58, 92.91 माइनस 13.77, 79.14, 100.69 माइनस 16.17, 84.52, 108.4 माइनस 18.51, 89.89 और लास्ट में 20.82 नेगेटिव, 20.82 नेगेटिव। क्लियर है जी? समझ आ गया? एक काम आप और कर सकते हैं, वर्किंग कैपिटल अलग से बनाना हो तो अलग से बना लीजिए, क्योंकि ना वर्किंग कैपिटल एक तो Y0 पे लग रही है कितने की, कितना लिखा था 50 करोड़ शायद, यस, और उसके बाद Y1, Y2, Y3, Y4 पे लगेगी 5-5 करोड़ की वर्किंग कैपिटल, और Y5 में 70 करोड़ का इनफ्लो आएगा, प्लस Y5 पे स्क्रैप का भी इनफ्लो आएगा। इन सब के ना आपको बाद में रुपीज बनाने सॉरी डॉलर बनाने पड़ेंगे। तो फिर ये तो हमने सारे रुपीज में कैलकुलेट कर लिए, या फिर उनको अलग से कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर और क्या है। सो ये आपके FCFF आ चुके हैं, पर अभी भी पूरी बात बनी नहीं, इसमें आपको एडजस्ट करने ही पड़ेंगे। तो आइए अब हम टोटल फ्री कैश फ्लोज निकालते हैं Y0 को इंक्लूड करके, बिकॉज बड़ी सारी आइटम है बच्चे। आउटफ्लो में क्या क्या है देखो, आउटफ्लो में इनिशियल इन्वेस्टमेंट 200 करोड़ की, वर्किंग कैपिटल इनिशियली कितने की 50 करोड़ की, Y1, Y2, Y3, Y4 पे 5-5 करोड़ की, और Y5 पे इनफ्लो 70 करोड़ का, फिर Y5 पे स्क्रैप भी इनफ्लो आना है 5 करोड़ का। सो वो सब चीजें भी तो कैश फ्लोज में एडजस्ट होंगी, और फिर टोटल करके उसका 50% इस साल और 50% अगले साल, और फिर उसके डॉलर के रेट से डिवाइड करना है। सो आइए, कैलकुलेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेबल कैश फ्लोज, वर्किंग नोट नंबर 5, कैलकुलेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेबल कैश फ्लोज, या रिमिटेड कैश फ्लोज भी लिख सकते हो। कैलकुलेशन ऑफ रिमिटेड कैश फ्लोज, और स्टिल अभी रुपीज में ही आएगा, चलो इसी में डॉलर भी बना देंगे। कैलकुलेशन ऑफ रिमिटेड कैश फ्लोज, क्या आप कितने कैश फ्लोज घर लेके जा सकते हैं। चलो पहले रुपीज में ही निकालते हैं, फिर डॉलर की बात करेंगे। आइए जी, 6 साल का कॉलम बनेगा। इस बार Y0 भी बनाना है, बिकॉज अब मैं सारे कैश फ्लोज लेने वाला हूं इसमें। बहुत तगड़े वाला क्वेश्चन है ये। आइए जी, तो Y0, Y1, Y2, आगे 1 2 3 लिख देते हैं सीधा ही, 1 2 3 4 5 6। आइए जी, तो सबसे पहले इनिशियल आउटफ्लो, कॉस्ट ऑफ मशीन कितने का 200 करोड़, यस, कॉस्ट ऑफ मशीन कितना है 200 करोड़, ओके। वर्किंग कैपिटल आउटफ्लो 200 ही है ना, यस, वर्किंग कैपिटल आउटफ्लो, सो ये माइनस में है। वर्किंग कैपिटल आउटफ्लो पहले साल 50 करोड़, फिर हर साल 5-5 करोड़, और लास्ट ईयर में ये पूरे के पूरे 70 करोड़ का इनफ्लो। लास्ट ईयर बच्चे 5th ईयर ही है, 6th ईयर तो सिर्फ टैक्स के कारण बना है, ये समझ गए ना। 50, 55, 60, 65 और 70,
सो टोटल 70 का वर्किंग कैपिटल लगा है और वो 70 का वर्किंग कैपिटल का इनफ्लो आपको आ जाएगा। FCFF, हाँ जी, 76.77, 73.58, 79.14, 84.52, 89.89 और 20.82 नेगेटिव। ओके, एक स्क्रैप का इनफ्लो भी आएगा। 5th ईयर में स्क्रैप का इनफ्लो है। स्क्रैप कितने की थी? 5 करोड़ की। यस, स्क्रैप इज 5 करोड़। सो बस यस, सो यहां से अब आप फ्री कैश फ्लोज निकाल सकते हैं। ये आपके टोटल फ्री कैश फ्लोज आ चुके हैं। सो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है 250 करोड़ रुपए की। 76.77 माइनस 5, 69.77। मुझे कैश फ्लोज चेक कर लेने दो कि मैंने सही निकाले हैं कि नहीं निकाले। $76.77 माइनस 5, ठीक है जी। 71.7। बच्चे कैलकुलेशन बहुत ज्यादा है, सो मुझे चेक करना पड़ेगा क्योंकि अकेला बैठा हूं। क्लास में तो बच्चे बता देते हैं अगर कोई कैलकुलेशन एरर हो तो। 68, ये मैकेनिकल क्वेश्चन है। कॉन्सेप्ट कौन सा नया है इसमें? सब बातें तो पढ़ी हुई हैं, सिर्फ मैकेनिकल क्वेश्चन है ये। 79.14 माइनस 5, कुछ नई चीज थोड़ा है इसमें। 84.52 माइनस 5, 79.52, ठीक है। फिर 70 प्लस 89.89 प्लस 5, 164.89 और लास्ट में 20.82 नेगेटिव। अब पढ़ो सवाल में क्या लिखा था। कहां गया? एज पर द पॉलिसी ऑफ जीओआई, नीचे से तीसरी लाइन, ओनली 50% ऑफ शेयर कैन बी रिमिटेड इन द ईयर इन विच दे आर अर्न्ड एंड रिमेनिंग इन द फॉलोइंग ईयर। तो 50% ऑफ FCFF इन करंट ईयर CY, 50% ऑफ FCFF इन NY। व्हाट इज NY? नेक्स्ट ईयर, ठीक है ना। और ये 250 करोड़ ना ले लेना, ये तो इनिशियल आउटफ्लो है। ये 71.77 का 50%, 35.88 आप यहां लेके जा सकते हैं और 35.89 आप अगले साल लेके जाएंगे, ठीक है। आगे 68.58 का 50%, 34.29 इस साल और 34.29 नेक्स्ट ईयर। 37.07 इस साल, 37.07 नेक्स्ट ईयर। 39.76 इस साल, 39.76 नेक्स्ट ईयर। और ये पॉइंट पहले किया हुआ है, ये नया नहीं है। 82.44 इस साल और 82.45 नेक्स्ट ईयर। छठे का नहीं करना, वो तो आउटफ्लो है, वो तो टैक्स का आउटफ्लो है, ठीक है ना, तो उसका नहीं करना ना। सो ये बच्चे आपका आंसर निकल के आएगा। अब सिर्फ इन दोनों का टोटल करना है। ये रुपीज कैश फ्लोज आपके निकल के आ चुके हैं, तो ये आपके नेट FCFF निकल के आ चुके हैं। सो पहला -250, 35.88, 34.29 प्लस 35.89, 70.18, 37.07 प्लस 34.29, 71.36, 39.76 प्लस 37.07, 76.83, 82.44 प्लस 39.76, 122.20, 20.82 माइनस ये लेना है प्लस 82.45, 61.63। लो जी, ये आपके फ्री कैश फ्लोज इन रुपीज आ चुके हैं। अब इसको आप एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट लगा के डॉलर्स में कन्वर्ट करिए, फिर डॉलर का टैक्स कैलकुलेट करिए,
इंडिया का टैक्स माइनस करिए, पर इंडिया का टैक्स तो रुपीज में निकाला हुआ है, उसके भी डॉलर बनाइए। इंडिया का टैक्स माइनस करिए, नेट टैक्स उठा के डॉलर कैश फ्लो से माइनस करिए, और फिर देखिए एनपीवी पॉजिटिव आता है या नेगेटिव आता है। सो अभी तो डॉलर के कैश फ्लोज भी आपको निकालने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो अब सीधा हम एनपीवी ही निकाल देंगे। कैलकुलेशन ऑफ एनपीवी ऑफ द प्रोजेक्ट। क्वेश्चन नया नहीं है, कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जो क्लास में डिस्कस ना हुआ हो। हाँ, क्वेश्चन स्पेसिफिक पॉइंट्स तो होंगे, जैसे इन्फ्लेशन पहले लगाना है कि 1 रुपया पहले लगाना है, ये कोई कॉन्सेप्ट थोड़ा है। सो कॉन्सेप्ट वाइज इस सवाल में कुछ भी नया नहीं है। टैक्स 1 साल आगे पे होता है, वो तो हमने आईपीसीसी में ही पढ़ा दिया था, आपको सीए इंटर में ही पढ़ा दिया था। कोई भी नया पॉइंट नहीं है क्वेश्चन में। और कैश फ्लोज फॉरेन करेंसी में निकाल के होम करेंसी में कन्वर्ट करने हैं, बस इतना सा पॉइंट है। पर कैश फ्लोज निकालने के पॉइंट्स हैं इसमें, वो तो क्वेश्चन स्पेसिफिक पॉइंट है। और वो तो कैपिटल बजटिंग का हर सम ही अलग होता है कि हर सम के कैश फ्लोज आपको ध्यान से ढूंढने पड़ेंगे। आइए जी, सो एनपीवी निकालेंगे। अब क्या यूएस का भी टैक्स 1 साल लेट पे होता है? पढ़ लेने दीजिए। हाँ, इन बोथ द कंट्रीज टैक्सेस शैल बी पेड इन द फॉलोइंग ईयर। तो अब 7 साल बन जाएंगे, बिकॉज यहां 6ठे साल तो कैश फ्लो आ रहे हैं, तो अब 7 साल बनाने पड़ेंगे। बहुत ही ध्यान से, गलती नहीं होनी चाहिए। अभी आपको 7 साल का फॉर्मेट बनाना पड़ेगा और Y0 भी बनाना है, तो टोटल 8 कॉलम आपको बनाने हैं। सो Y0 1 2 3 4 5 6 और 7। आइए जी, फ्री कैश फ्लोस रुपीज में -250, 35.88, 70.18, 71.36, 76.83, 122.20, 61.63। तो इनके डॉलर बनाए, सो एक्सचेंज रेट लगाएंगे। सो दिस इज ए, दिस इज बी। एक्सचेंज रेट बहुत ऊपर लिखा हुआ है, 57.54, 57.81, 57.54, 57.81, 57.81। Y0 का तो दिया हुआ था ना 57। आगे 57.53, 56.98, 57.53, 56.98 और 56.17, 56.17। तो सी FCFF in dollar terms. So this is A divided by B. 250 divided by 57, 4.39। सो हम करोड़ में ही कर रहे हैं पूरा, ठीक है। 35.88। अब ये ना पॉइंट्स में आना शुरू हो जाएगा सारा पॉइंट, तो फिर अब 3 डिजिट लें, क्योंकि 35.88 डिवाइडेड बाय 57.54, तो मैं 2 डिजिट में ही कर रहा हूं, ठीक है। 0.62, 70.18 डिवाइडेड बाय 57.81, 1.21, 71.36 divided by 57.81, 1.23, 76.83 divided by 57.53, 1.34, 122.2 divided by 56.98, 2.14, 61.63 divided by 56.17। सो ये बन गए जी आपके डॉलर्स। क्लियर है जी। अब इसके ऊपर यूएस का टैक्स निकालिए। यूएस टैक्स एट द रेट ऑफ 35%। सो पहले साल पे ना लगा देना, ये तो आउटफ्लो है, आउटफ्लो पे टैक्स थोड़ा होता है, ठीक है ना। सो
0.62 इंटू 35%, 0.22, 1.21 इंटू 35%, 0.42। ये पॉइंट जरूर नया है कि दो दो टैक्स आपको निकालने पड़ेंगे, ये पॉइंट नया था सवाल में। 0.43, 1.34 इंटू 35%, 0.47, 2.14 इंटू 35%, 0.75, 1.10 इंटू 35%, 0.39। पर आप सीधा टैक्स माइनस कर नहीं सकते, अब आपको पहले इंडिया का टैक्स निकालना पड़ेगा, इंडियन टैक्स। और इंडियन टैक्स आपने रुपीज में निकाला हुआ है, उसके पहले डॉलर बनाने पड़ेंगे। भयंकर समस्या है और एक गड़बड़ हो गई है। यूएस का टैक्स भी तो अगले साल पे होना है ना, तो ये तो 7वें साल तक जाएगा। ओहो, सबको एक एक साल बढ़ाते हैं। 0.39, 0.75, बच्चे इतने तो पॉइंट है। 0.47, इसी के लिए तो 7वां साल बनाया था। 0.43, 0.42 और 0.22। लो जी, अब इसमें से आप इंडिया का टैक्स माइनस करिए। तो सर इंडियन टैक्स तो पहले, हाँ तो इंडियन टैक्स भी तो दूसरे साल ही पे हुआ है ना, तो ठीक है। पर पहले इंडिया का रुपी वाला टैक्स लिखिए। 11.33, 13.77, ये रुपीज में है। 13.77, 16.17, 18.51, 16.17, 18.51 और 20.82। अब इंडिया का टैक्स डॉलर में निकालिए। कैसे? E डिवाइडेड बाय B, एक्सचेंज रेट से डिवाइड करके, फिर उसको यूएस के टैक्स से माइनस करिए तो आपका नेट टैक्स निकल के आएगा। ओए होए होए होए, 11.33 डिवाइडेड बाय 57.81। कई सोच रहे हैं हमने कौन सा करना है पेपर में, तो मैं पागल थोड़ा ना हूं जो करा रहा हूं। बच्चे ये पॉइंट तो आ सकता है और ये सिमिलर क्वेश्चन आ सकता है आपसे, ये फाइनल में है। अपने आप को बच्चे ही समझते रहेंगे सारी उम्र, समझ गए ना? तो 13.77 डिवाइडेड बाय 57.81, तो फाइनल में ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे तो और कहां आएंगे? 0.24, 16.17 डिवाइडेड बाय 57.53, 0.28, 18.51 डिवाइडेड बाय 56.98, 0.32, 20.82 डिवाइडेड बाय क्या 56.17, 0.37। सो ये आपने इंडिया का टैक्स पे किया। अब बताओ आपका नेट टैक्स कितना है? नेट टैक्स है यूएस का टैक्स माइनस इंडिया का टैक्स, ये नेट टैक्स है जो आपने यूएस में पे करना है। सो 0.22 माइनस 0.2, अब ये ना करोड़ में 2 डिजिट में करके बहुत ही कम हो गया है, तो क्या करें बताओ? कोई अगर 3 डिजिट करता तो मेरे पास तो इतनी जगह ही नहीं थी। सर पेपर में क्या करना है? 2 कर दो, बहुत है। ऐसा सवाल तो आधा भी हो जाए बहुत होता है। 0.15, ठीक है जी। 0.75 माइनस इंस्टीट्यूट से मैच नहीं करा पाएंगे, उन्होंने पता नहीं वो फिगर कोई मिलियन में ले लिए हैं। सो हम अपने हिसाब से कर रहे हैं, और यूएस का लास्ट का तो खड़ा ही है 0.39। लो जी, अब आपके नेट कैश फ्लोज आ चुके हैं यूएस डॉलर्स में, है ना? नेट कैश फ्लोज, नेट एफसीएफएफ। कैसे? जो भी यूएस डॉलर के कैश फ्लोज थे सी माइनस जी, और यहां तो कुछ है ही नहीं। सो आपका आउटफ्लो है 4.39 का, फिर पहले साल 0.62, 1.21 माइनस 0.02, 1.19, 1.23 माइनस 0.18, 1.05, 1.34
माइनस 0.15, 1.19, 2.14 माइनस 0.15, 1.99, 1.10 माइनस 0.38, 0.72 और लास्ट में 0.39 आउटफ्लो, 0.39 का आउटफ्लो, क्योंकि ये तो माइनस में है ना, ये तो टैक्स है। बस जी, अब इस पे 15% फैक्टर लगा दीजिए। सर हो गया सवाल फाइनली। 1 डिवाइड बाय 1.15 तो 0.869 756 658 572 497, बस 5 ही आते हैं। 432 376। So, present value of cash inflow 4.39 negative, 0.62 इंटू 0.870। तो अपन फिर से 2 डिजिट राउंड ऑफ करेंगे, बहुत ज्यादा राउंड ऑफ हुआ है इस क्वेश्चन में, तो ये सवाल हो जाए बस इतना ही बहुत होता है। 0.90, 1.05 इंटू 0.658, 0.69, 1.19 इंटू 0.572, 0.68, 1.99 इंटू 0.497, 0.99, 0.72 इंटू 0.432, 0.31, माइनस 0.39 इंटू 0.376, 0.15 नेगेटिव। सो आइए एनपीवी निकालते हैं। 4.39 नेगेटिव प्लस 0.54 प्लस 0.90 प्लस 0.69 प्लस 0.68 प्लस 0.99 प्लस 0.31, वो ये तो नेगेटिव आया है, माइनस 0.43, ठीक है उनका भी नेगेटिव है, माइनस 0.43 करोड़ डॉलर। सो क्या एडवाइस दोगे भाई? हमारी जान छोड़ो, प्रोजेक्ट शुड बी रिजेक्टेड। सो इतनी मेहनत करके आपकी एनपीवी क्या आ गई है? नेगेटिव आ गई है। सो मैं पहले ही बोला था, मेहनत वाला क्वेश्चन है, कैलकुलेशन बहुत ज्यादा है और कुछ भी नहीं है सवाल में। बहुत ज्यादा कैलकुलेशन थी क्वेश्चन में, छोटे छोटे गंदगी वाले पॉइंट्स थे, बट इसमें से सीखने वाला पॉइंट आई थिंक एक ही था, दैट इज डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। कि अगर दोनों जगह टैक्स है, सो पहले इंडिया का टैक्स पे कर दीजिए, फिर यूएस में टैक्स पे करिए, इंडिया का माइनस करके नेट टैक्स पेबल निकाल लीजिए। बाकी सारे क्वेश्चन स्पेसिफिक पॉइंट्स थे, सिर्फ एक डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट वाला पॉइंट ऐसा है जो और भी क्वेश्चंस में आ सकता है, बाकी और कुछ खास नहीं था। ठीक है सर, खास नहीं था, यहां जान निकल गई है बच्चे, क्वेश्चन स्पेसिफिक पॉइंट है। और इंटरनेशनल कैपिटल बजटिंग या कैपिटल बजटिंग में क्वेश्चन स्पेसिफिक पॉइंट्स तो हमेशा ही होते हैं। लिखिए चलिए, पॉज करिए, ऊपर करेंगे, पॉज करिए, पॉज करिए, पॉज करिए, पॉज करिए, पॉज करिए, पॉज करिए। बहुत छोटी छोटी बातें थी जिनका ध्यान रखना था, खास करके टैक्स वाली। टैक्स का ही एक पॉइंट अच्छा था बस। पॉज करिए, पॉज करिए, बाकी तो कैश फ्लो ही निकालने थे। पॉज करिए। सर आप तो कह देते हैं टैक्स का ही एक पॉइंट अच्छा था, पर अगर ये क्वेश्चन पेपर में आ जाए तो बच्चे पेपर में आ जाए, आपको आता हो तभी तो कराया है, अदरवाइज मुझे कराने की क्या जरूरत है इसको, बताओ। समझ रहे हो ना, कि आप पेपर में आ जाए और आपको आता हो, इसलिए तो कराया है। अब ये एडवांस क्वेश्चन है और सीए फाइनल में इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए, सो आराम से इसको पॉज करके लिख लीजिएगा।